नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है ब्लड। ब्लड स्टेनर ने 1901 में रक्त के बारे में खोज किया था। सभी कशेरुकों और कुछ अकशेरुकी जीवों में परिसंचारी माध्यम है। यह आमतौर पर शरीर के वजन के 6 से 8% के बीच होता है। 70 किलोग्राम के वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण रक्त मात्रा लगभग 5.5 लीटर होता है। रक्त संयोजी ऊतक के माध्यम से हमारे शरीर में जुड़ा रहता है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ह्यूमन ब्लड का pH 7.4 क्षारीय अवस्था में पाई जाती है। मेल के शरीर में 14 ग्राम ब्लड पाई जाती है और फीमेल में 12 ग्राम ब्लड पाई जाती है। रक्त की संरचना। रक्त में प्लाज्मा नामक द्रव्य मैट्रिक्स होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रक्त कणिकाएं रहती है। रक्त प्लाज्मा एक भूरे रंग का द्रव्य है जो कुल रक्त मात्रा का लगभग 55 से 60% बनाता है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 3000 मिलीलीटर प्लाज्मा होता है, जिसमें लगभग 90% पानी, 8.3 प्रोटीन, 0.06 से 0.25% कार्बोहाइड्रेट, 0.2% वसा और लगभग 0.85% अकार्बनिक घटक होते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा के महत्वपूर्ण कार्बनिक और अकार्बनिक घटक निम्नलिखित है। प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा के सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक घटकों में से एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जो पूरे रक्त की मात्रा का 200 से 300 ग्राम वजन बनाता है। यह प्रोटीन प्लाज्मा का लगभग 7 से 8% हिस्सा बनते हैं। वह प्लाज्मा में कोलाइड अवस्था में उपस्थित होते हैं। वे रक्त में pH को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के 3 समूह पहचाने जाते हैं। कभी कभी मनुष्य को प्लाज्मा की जरूरत पड़ जाती है, किसी को WBC की जरूरत पड़ती है, किसी को RBC की जरूरत पड़ती है। तो यह प्लाज्मा प्रोटीन के 3 मुख्य समूह पहचाने जाते हैं। यह सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से 4000 से 6000 RPM के द्वारा हम एक ट्यूब से अलग अलग पहचानते हैं कि प्लाज्मा इसमें कौन सा है, WBC कौन सा है और RBC कौन सा है। देखिए डायग्राम में प्लाज्मा में प्रोटीन, आयरन, वाटर, न्यूट्रिशन, वेस्टेज और गैसेस पाई जाती है। और WBC प्लाज्मा के नीचे एक लाइन की तरह दिख रही है, वो कौन सी है, WBC एंड प्लेटलेट्स। और सबसे नीचे वाले भाग में रहती है RBC। प्लाज्मा में सबसे अधिक सांद्रता सीरम एल्बुमिन की होती है। प्लाज्मा में लगभग 4.5 और से 4.8 ग्राम प्रतिशत एल्बुमिन होता है। ये लीवर में बनते हैं। एल्बुमिन का भार 69,000 है। एल्बुमिन का जीवन काल लगभग 36 डे का होता है। सीरम ग्लोब्यूलिन लीवर में उत्पादित या प्रतिरक्षक प्रणाली द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। वे प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 2.6 से 4.6 ग्राम प्रतिशत बनाते हैं। उनका आणविक भाग है 90,000 से 1.5 लाख के बीच होता है। फाइब्रिनोजिन एक घुलनशील बड़ा जटिल ग्लाइकोप्रोटीन है, जो रक्त के थक्के बनाने के समय थ्रोम्बिन द्वारा हाइब्रिड में परिवर्तित हो जाता है। यह लीवर में हेपेटोसाइटिस द्वारा संश्लेषित प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 0.3 ग्राम %, आणविक भार 3,40,000 होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत 0.06 से 0.25 के बीच होता है। इसमें 0.1% ग्लूकोज होता है, जबकि लैक्टोज और अन्य पॉलीसेकेराइड बहुत कम मात्रा में होते हैं। वसा वास्तविक वसा प्लाज्मा का लगभग 0.2 ग्राम प्रतिशत भाग है। अकार्बनिक घटक प्लाज्मा में घुले हुए अकार्बनिक खनिज इसके अकार्बनिक घटक है। ये प्लाज्मा के लगभग 0.85 से 0.9% बनाते हैं।
अन्य पदार्थ। रक्त प्लाज्मा में विभिन्न एंजाइम, विटामिन, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्य रक्त प्लाज्मा में लगभग 0.3% यूरिया, 0.004% यूरिक एसिड और 0.001% क्रिएटिन होता है। रक्त प्लाज्मा का मुख्य घटक है पानी, लगभग 90%। यह रक्त के आयतन और रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। यह प्लाज्मा श्वसन गैसों और रक्त कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए परिवहन वाहन के रूप में भी कार्य करता है। अब देखते हैं रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। रक्त कोशिकाएं को हीमेटोपोएटिक कोशिका या हेमेटोसाइट्स या हेमोसाइट्स भी कहा जाता है। यह हेमेटोपोएसिस द्वारा बनता है। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल बोन मेरो की कोशिका होती है जो सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में सक्षम होती है। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। कशेरुकों में रक्त कोशिका आरबीसी का कोशिका द्रव्य हीमोग्लोबिन से भरा रहता है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त Hb बायोमॉलिक्यूलर है जो फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन और ऊतक से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे स्ट्रक्चर से पता चल रहा है Fb मतलब आयरन और उसके जो मॉलिक्यूलर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखते हैं आरबीसी का शेप और साइज। एक सामान्य लाल रक्त कोशिका लगभग सभी स्तनधारियों में गोलाकार, केंद्रक विहीन और उभय अवतल या बाई कॉन्केव डिस्क जैसे होती है। अन्य कशेरुकों में यह अंडाकार, केंद्रक युक्त और बाई कॉन्वेक्स होता है। स्तनधारी इरिथ्रोसाइट का आकार महत्वपूर्ण है। संख्या आरबीसी कोशिकाओं में कुल रक्त कणिकाओं का लगभग 90% भाग बनाती है। पुरुषों में आरबीसी के औसत संख्या 52 लाख और एक सामान्य महिला में लगभग 47 लाख प्रति घन मीटर होती है। वृद्धावस्था में आरबीसी घट जाती है। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है। ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए उपलब्ध ऑक्सीजन को लेने के लिए आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। व्यायाम के दौरान और भावनात्मक अवस्था के दौरान भी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। संरचना रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम के कारण होता है। आरबीसी एसिडोफिलिक है और इसलिए यह इओसिन द्वारा रंगा जाता है। मानव आरबीसी में लगभग 64% जल, 28% हीमोग्लोबिन, 7% लिपिड, 3% शर्करा, लवण, एंजाइम और अन्य प्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोफोरिन और स्पेक्टिन नामक कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन आरबीसी की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। ब्लड ग्रुप में एंटीजन आरबीसी की कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। आरबीसी एक के ऊपर एक सिक्के की तरह ढेर बना सकते हैं जिन्हें रोलेक्स कहते हैं। अब देखते हैं आरबीसी का जीवन काल, औसत जीवन काल अलग अलग जीवों में कितने कितने दिन का रहता है। पहला है मनुष्य में आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन, कुत्ते में 90 से 135 दिन, चूहे में 50 से 60 दिन, खरगोश में 50 से 70 दिन, मुर्गी में 28 से 38 दिन, कछुआ में लगभग 11 महीने और मेंढक में 100 दिन। सामान्य परिस्थितियों में लाल रक्त कोशिकाएं लगातार नष्ट होती रहती है और लगभग 150 से 140 मिलियन प्रति मिनट की दर से लगातार न्यू रक्त कोशिका का निर्माण होता है। वयस्क में रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से लीवर में नष्ट हो जाती है और स्प्लीन रक्त भंडार अंग के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, प्रतिरक्षक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। वे शरीर के संक्रमण और
अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। यहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के मुख्य प्रकार के उनके कार्य दिए गए हैं। न्यूट्रोफिल ये डब्ल्यूबीसी का सबसे प्रचुर प्रकार है और जीवाणु संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति है। ये फाइंगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से हमलावर रोग जनकों को निगलते हैं और नष्ट करते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्राम। डब्ल्यूबीसी सेल टाइप ग्रेनुलर, नॉन ग्रेनुलर। ग्रेनुलर के अंतर्गत है इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। नॉन ग्रेनुलर के अंतर्गत है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को बी टाइप और टी टाइप में बांटा गया है और मोनोसाइट को मैक्रोफेज और डेंटाइल्स के रूप में। अब देखते हैं इओसिनोफिल्स। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से परजीवी संक्रमण से निपटने में शामिल होती है और एनर्जी प्रतिक्रिया और अस्थमा में भी भूमिका निभाती है। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का सबसे कम सामान्य प्रकार, ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं के दौरान हिस्टामाइन छोड़ते हैं जिसे सूजन में योगदान है। लिम्फोसाइट ये कोशिकाएं अनुकूली प्रतिरक्षक प्रक्रिया में शामिल होती है। इसके दो प्रकार हैं। बी सेल्स एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जो विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करती है। टी सेल संक्रमित या कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करती है और प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया को संभावित करने में मदद करती है। मोनोसाइट ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में घूमती रहती है और ऊतक में चली जाती है जहां ये मैक्रोपेज या डेंड्राइटिक कोशिका बनाती है। मैक्रोपेज रोगजनक और मलबे को निगलते हैं और पचाते हैं, जबकि डेंड्राइटिक कोशिका प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए टी कोशिका में एंटीजन पेश करती है। अब देखते हैं रक्त के प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। रक्त में छोटे डिस्क के आकार के कोशिका टुकड़े होते हैं जो रक्त के थक्के बनाने और घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बोन मेरो में मेगाकायोसाइट्स नामक बड़ी कोशिका से उत्पन्न होते हैं। सामान्य गणना रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती सामान्य सीमा आमतौर पर 1.5 लाख से 4,50,000 प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर रक्त के बीच होती है। जीवन काल प्लेटलेट्स का अपेक्षाकृत कम होती है, आमतौर पर लगभग 7 से 10 दिन, जिसके बाद इन्हें स्प्लीन द्वारा रक्त प्रवाह से हटा दिया जाता है। रक्त के कार्य परिसंचरण के प्रकृति के आधार पर रक्त के प्रत्येक अंग यहाँ तक अलग अलग कोशिकाओं तक पहुँचाने में ब्लड सक्षम होता है। जैसे कि पहला है श्वसन गैसों का परिवहन, दूसरा है पोषक तत्वों का परिवहन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है ताप नियमन या थर्मोरेगुलेशन, पांचवा है संक्रमण की सुरक्षा, छठवां है रासायनिक समन्वय, सातवां है होमियोस्टेटिस का विनिमय और नियंत्रण, आठवां है हेमोस्टेटिस और रक्त स्कंदन या क्लॉटिंग, नौवां है आयन संतुलन, 10वां है प्लाज्मा के खनिज आयनों के कार्य और 11वां है रक्त की गति। इस तरह से आज का हमारा ब्लड का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में ब्लड ऑफ क्लॉटिंग या रक्त में थक्का कैसे जमता है उसके बारे में पढ़ेंगे।